नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। ये वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सुपर टेट, एस्टेट, ओपी टेट और ओपीपी पुलिस जो री एग्जाम होने वाला है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्नीय चट्टान का उदाहरण है। तो अग्नीय चट्टान का उदाहरण कौन सा होता है? तो बेसाल्ट। जो बेसाल्ट हो जाएगा ना, वो अग्नीय चट्टान का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो अग्नीय निम्नलिखित में से कौन सा अग्नीय चट्टान का उदाहरण है? तो बेसाल्ट जो है वो अग्नीय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये बेसाल्ट अग्नीय चट्टान का उदाहरण है। उसके बाद से आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक सेल का उदाहरण है। तो कायांतरिक सेल का उदाहरण कौन सा है? जो संगमरमर है ना, वो कायांतरिक सेल का उदाहरण है। तो संगमरमर में कौन सा कायांतरिक सेल का उदाहरण है? तो जो संगमरमर है वो कायांतरिक सेल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। कायांतरिक सेल का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ये सी। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन, स्टेलेक्टाइन और स्टेलेगमाइट में निक्षेपण होता है। तो स्टेलेक्टाइन और स्टेलेगमाइट में निक्षेपण होता है तो किस में होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट में। ये कैल्शियम कार्बोनेट में होता है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट स्टेलेक्टाइन और स्टेलेमाइट में निक्षेपण होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट में। उसके बाद से कह रहा है कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। तो पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सा है? तो अग्नीय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इधर उसका है। कार्य पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा के बाहर आने वाले को ज्वालामुखी की संज्ञा कहा जाता है। ज्वाला अभी 11 साढ़े 11 होगा। डिस्टर्ब होता वीडियो तो लोड करते हैं तो एगो वीडियो नहीं 10 मिनट का लोड करके बस 10 मिनट से पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये मैग्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। तो पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहते हैं? तो मैग्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से आगे कह रहे हैं, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है। तो पृथ्वी के पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर सिलिका। जो सिलिका है ना पृथ्वी के, तो ये सिलिका पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है। तो सिलिका शामिल है। उसके बाद से कह रहा है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो ये एल्युमिनियम। जो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये एल्युमिनियम है। उसके बाद से कह रहा है कि जियोलाइट क्या है? जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट क्या है? तो हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद आगे कह रहा है कि अग्नीय चट्टान, ये अग्नेय नीच से संबंधित है। और साइनाइट हो जाएगा। साइनाइट नीच से है। ग्रेबो हो जाएगा। ग्रेबो नीच सर्पेंटाइन से। बेसाल्ट हो जाएगा। स्लेट से। रायोलाइट हो जाएगा हल्का सीट से। और बिटुमिन्स कोयला हो जाएगा ग्रेफाइट से। तो अग्नीय चट्टान किसे हो जाएगा? अग्नेनाइट से। और साइनाइट और ग्रेबो और बेसाल्ट और रायोलाइट बिटुमिन्स ये अग्नीय चट्टान से बने। उसके बाद से कह रहा है कि अवसादी चट्टान को देख लेंगे। ये अवसादी चट्टान सपिंड, बलुआ पत्थर, सेल, चूने का पत्थर और लिग्नाइट और कोयला, ये अवसादी चट्टान से संबंधित हो जाएगा। इसका परिवर्तित रूप देखेंगे।
सपिंड का सपिंड शिस्ट हो जाएगा और बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट हो जाएगा और सेल का स्लेट एवं अफरा का शिफ्ट हो जाएगा और चूने का पत्थर का रूपांतर परिवर्तित रूप हो जाएगा क्या संगमरमर और लिग्नाइट का एंथ्रेसाइट कोयला और कोयला ये ग्रेफाइट से संबंधित है। उसके बाद से कौन सा अग्नीय सेल नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अग्नीय सेल नहीं है, तो जो डोलोमाइट होता है ना वो अग्नीय सेल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए निम्नलिखित में कौन सा अग्नीय सेल नहीं है, तो डोलोमाइट अग्नीय सेल नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि संगमरमर की एक कायांतरिक चट्टान है, तो संगमरमर का एक कायांतरिक चट्टान क्या हो जाएगा, तो चूने का पत्थर है ना जो संगमरमर की एक कायांतरिक चट्टान है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। संगमरमर की एक कायांतरिक चट्टान है तो चूने का पत्थर। उसके बाद से कह रहा है कि संगमरमर एक कायांतरिक चट्टान है जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और कभी कभी संपर्क यांत्रिक के फलस्वरूप होता है। यह अवसादी कार्बोनेट चट्टान चूना पत्थर डोलोस्टोन या फिर पुराना संगमरमर हो सकता है। कायांतरिक की इसी प्रक्रिया के दौरान कुल चट्टान का पुनर्क्रिस्टलीकरण होता है। यह शिल्पकला के लिए निर्माण हेतु प्रयुक्त होता है। इसका नाम फारसी भाषा से निकला है जिनका अर्थ मुलायम पत्थर है। उसके बाद हम लोग इधर कह रहा है कि मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के सेल का निर्माण होता है, तो आग्नेय सेल का निर्माण होता है। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के सेल का निर्माण होता है, तो ये आग्नेय सेल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के सेल का निर्माण होता है, तो आग्नेय सेल का निर्माण होता है। उसके बाद आगे कह रहा है ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, तो ग्रेनाइट जो है ना वो अग्नीय सेल है। ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है, तो ग्रेनाइट अग्नीय सेल है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, तो अग्नीय सेल है। उसके बाद से कह रहा है कि इनमें से कौन सी अवसादी सेल है, अवसादी सेल कौन सा हो जाएगा, अवसादी सेल कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अवसादी सेल कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। इनमें से कौन सी अवसादी सेल है, सेल है। उसके बाद से आगे कह रहे हैं पृथ्वी तल पर अग्नि और रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से अवसादी चट्टान निर्मित होती है। इन पुनर्निर्मित चट्टानों में परतों का विकास होने के कारण इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसके निर्माण में जैविक अवशेष का भी योगदान है। संपूर्ण भूपर्पटी के 75% भाग पर अवसादी चट्टानों में सेल, चूना पत्थर और कंग्लोमरेट आदि आते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी का आंतरिक औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को सियाल का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। पृथ्वी की दूसरी परत का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। और सीमा पृथ्वी की दूसरी परत है जो सिलिका और मैग्नीशियम के युग से बना है। कह रहा है कि पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत निफे है जो कठोर धातुओं से बनी होने के कारण इनका घनत्व अधिक होता है। निफे की रचना निकिल और फेरियल से मिलकर हुआ है। उसी प्रकार हम लोग इधर देखें गंगा नदी निकलती है, तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो वो ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। तो कौन ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। उसके बाद से आगे कह रहे हैं कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है ना ये सुवर्ण रेखा वाली है। तो
ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार आगे जानेंगे। कह रहा है कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर ये नर्मदा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी। इसी प्रकार हम लोग इधर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। इसकी लंबाई 13 से 12 किलोमीटर है। यह नदी भ्रंश नदी रिफ्ट का उदाहरण है। लूनी की लंबाई 320 किलोमीटर, साबरमती की लंबाई 371 किलोमीटर, ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। उसके भागीरथी नदी का उद्गम स्थान है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी नदी का उद्गम स्थान है तो गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे हैं भारत में टिहरी बांध इसी नदी पर बना हुआ है। कह रहा है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो ये देवप्रयाग। तो क्या हो जाएगा? ये देवप्रयाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहे हैं भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो गंगा। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से हुआ है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है और गंगा की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा तथा भागीरथी है, जो उत्तराखंड के देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, घाघरा और टोंस, सोन, रामगंगा और बागमती कोसी गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसी प्रकार हम लोग इधर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि हिमालय प्रवाह तंत्र की अपेक्षा प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र अधिक प्रचलित है। तो हिमालय प्रवाह तंत्र की अपेक्षा प्रायद्वीप प्रवाह तंत्र सबसे अधिक प्रचलित है। इनमें से कई नदियाँ तंत्र समाहित होती है। पश्चिमी घाट से पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की प्रमुख नदियों की लंबाई अपवाह क्षेत्र से निर्मित है। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर और कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, महानदी 8858 किलोमीटर है। उसके भारत की सबसे लंबी नदी गंगा सिंधु का ज़्यादा बहाव पाकिस्तान में है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और सिंधु का ज़्यादा बहाव पाकिस्तान में है। मध्य भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। जो मध्य भारत की सबसे लंबी नदी है ना, वो नर्मदा नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। तो मध्य भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। मध्य भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मध्य भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। उसके बाद से दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है तो कौन सा हो जाएगा? ये इंदिरा गांधी नहर है। तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर राज्य की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। राजस्थान की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं में मरुस्थलीय क्षेत्र में चमत्कारिक बदलाव आ रहा है। यह नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित है।
हरिके बांध से निकली गई। यह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। इसका निर्माण 21 मार्च 1958 को हुआ है। कह रहा है कि भाखड़ा नगर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। भाखड़ा नगर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। जो टिहरी बांध है ना वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से कह रहा है कि दूधगंगा नदी निम्न में से किन में अवस्थित है, तो ये किन में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में अवस्थित। जो दूधगंगा नदी है ना ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यह चिनाब की सहायक नदी है। उसके बाद से कह रहा है कि नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, तो ये किस नदी पर किया गया है, इस सतलज नदी पर किया गया है। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है, तो ये सतलज नदी पर ऑप्शन नंबर डी। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर किया गया। इसके अतिरिक्त सतलज नदी पर कोल्हाडेम, नागल बांध, भाखड़ा नंगल बांध, इंदिरा गांधी परियोजनाओं को भी निर्माण किया जाता है। और हिमाचल में ब्रह्मपुत्र नदी को उद्गम है तो पूर्ववर्ती प्रवाह का कह रहा है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है, तो पूर्ववर्ती प्रवाह का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहे हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती प्रवाह का उदाहरण है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरिता उसे कहते हैं जिनका आविर्भाव स्थलखंड के उत्थान के पहले ही हो चुका है। भारत में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि नदियों इसके उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेंगडुम हिमानी है, जो तिब्बत में हिमालय पर्वत की कैलाश श्रेणी में के करीब 51 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद से हम लोग को कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर कोसी नदी है ना गंगा एक्शन प्लान से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन नंबर सी, ये कोसी नदी है, यही सम्मिलित नहीं है। गोमती, दामोदर नदी, यमुना। उसके बाद से कह रहे हैं कि गंगा एक्शन प्लान 14 जनवरी 1946 को राजीव गांधी द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रदूषित मुक्त करके जल की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। यह फेज में संपन्न हुआ, जिन्हीं के दूसरे फेज में यमुना, दामोदर और महानदी को शामिल किया गया है। भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोमुख से निकलती है। भागीरथी नदी निकलती है तो भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। टिहरी के पास से भिलांगना नदी मिलती है, जहाँ पर टिहरी डैम का निर्माण किया जाता है। आगे देवप्रयाग में इससे अलकनंदा नदी मिलती है और इसी के बाद से इन्हें गंगा नदी कहते हैं, जिनकी महत्वपूर्ण लंबाई 25 किलोमीटर है। गंगा की खाई जहाँ गिरती है वहाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कर गंगोत्री ग्लेशियर नदी के किनारे स्थित है। तो कौन किनारे स्थित है, तो भागीरथी। गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है तो भागीरथी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी गोमुख ग्लेशियर में होता है और जहाँ इसे भागीरथी नदी कहा जाता है। भागीरथी तथा अलकनंदा का मिलन देवप्रयाग के पिंडरा तथा अलकनंदा का संगम कर्णप्रयाग में मंदाकिनी तथा अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग, अलकनंदा तथा धौलीगंगा का संगम विष्णुप्रयाग
में और अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम नंद प्रयाग में हुआ है। बेतवा नदी मिलती है तो बेतवा नदी यमुना से मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है। बेतवा नदी किससे मिलती है? तो ये यमुना से मिलती है। उसके बाद से कह रहा है कि बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश में से आकर यमुना में मिलती है। यमुना की अन्य सहायक नदियाँ केन और चंबल है। गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। उसके बाद से कह रहा है इधर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी जो है ना, कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। उसके बाद से कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है और यह नदी बिहार में लगभग प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ के हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार है और इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। राप्ती, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। उसके बाद से अगर यमुना नदी का उद्गम है तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हो जाएगा? तो बंदरपुछ से संबंधित है। किसका है? यमुना नदी का उद्गम यमुना नदी उत्तरकाशी स्थित बंदरपुछ के पश्चिमी भाग में यमुनोत्तर से निकलकर 1385 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर और प्रयाग से गंगा में मिलती है। यह उत्तरकाशी और देहरादून जनपदों से होकर गुजरती है और इसकी मुख्य सहायक नदी टोंस, कालसी और विकास नगर और गिरी और आसन इत्यादि है। उसके बाद से कह रहा है कि बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत गंगा कहलाती है। तो ये पद्मा जो है ना, तो ये क्या कहलाती है? तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। जो बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत गंगा कहलाती है तो वो ये पद्मा कहलाती है। उसके बाद से इधर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? कौन सा? तो वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये कोसी नदी हिमनदों से नहीं है। उसके बाद से आगे देखिए, इसी तरह क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ है। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ना, ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद से कह रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से पश्चिम बंगाल में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा होता है। उसके बाद से कह रहा है कि मगर और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो ये चंबल और सोन नदी में किया जाता है। मगर और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो चंबल और सोन नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी। उसके बाद चंबल। इधर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो जो नर्मदा नदी है ना, ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से भारत में नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान ऊंचाई और समुद्र तल से 1057 मीटर से मिलकर जबलपुर के भेड़ा घाट के समीप, ये सभी उनका व्याख्या दिया गया। उसके बाद से कह रहा है कि तावा किस नदी की सहायक नदी है? जो तावा किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तावा किस नदी की सहायक नदी है? तावा
ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो जो गंगा श्रवण रेखा और ताप्ती, जो ये है ना, गंगा श्रवण रेखा और ताप्ती, ये डेल्टा नहीं बनाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा डेल्टा बनाती है, श्रवण रेखा और ताप्ती ये डेल्टा नर्मदा नहीं बनाती है। उसके बाद हम इधर देखेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पश्चिम घाट में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। उसके बाद से कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी ढाल पर 1057 मीटर की ऊंचाई से है, जो जबलपुर के पश्चिम में 160 किलोमीटर तक विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य हिमाचल की ओर बहती है। तो जबलपुर के निचले भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों को काटते हुए मनोरम धुरंधार और जल प्राप्त बनाती है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारमुख बनाती है? तो ज्वारमुख बनाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी, ज्वारमुख बनाती है। उसके बाद से कह रहे हैं कि भारत की दो प्रमुख नदियाँ नर्मदा और ताप्ती ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो हुगली नदी के नदी है। दामोदर किसकी सहायक नदी? हुगली नदी के सहायक नदी है। उसके बाद से दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कनौरा और जमुनिया, बराकर आदि इसकी सहायक नदी है। पहले इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। हुगली नदी विश्व की सर्वाधिक विश्वविख्यात नदी है। कोलकाता बंदरगाह, पूर्व का लंदन इसी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद से भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि दामोदर नदी में व्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। गिरहिट और दुर्गापुर के बीच में 30 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। गौर मतलब है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का दुखद कहलाती है? तो ये दामोदर नदी है। दामोदर नदी बंगाल का दुखद कहलाती है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कह रहा है कि किस नदी में प्रदूषण है? तो जो दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी में सर्वाधिक प्रदूषण है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ताप्ती नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन है? गोरखपुर राप्ती नदी की ये सुमेलित है। लुधियाना जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती नदी किनारे स्थित है। लुधियाना रावी नदी के तट पर नहीं स्थित है। जो ये देखिए गोरखपुर ये तो सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर सूरत ताप्ती नदी। लुधियाना ये सतलज नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। लुधियाना सतलज नदी पर स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी पर, जबलपुर नर्मदा नदी पर और सूरत ताप्ती नदी पर, यह लुधियाना सतलज नदी पर स्थित है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, तो अमरकंटक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमरकंटक। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे इस तरह क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी यू आकार की घाटी का। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। यू आकार की घाटी को हिमानी द्वारा हुआ। निम्न में से किस, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये यू आकार की घाटी को स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा है, तो यू आकार की घाटी को। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा, माउंट केटू। ये ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन आस्टीन ही यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 8,611 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो ये नेपाल का, ये माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये माउंट एवरेस्ट ये नेपाल का भाग है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये डी। उसके बाद से कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल का एक भाग है। कह रहा है कि एवरेस्ट पर्वत नेपाल सगरमाथा और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिनकी ऊंचाई 8,848 या 8,900 किलोमीटर 8,848। यहाँ पर गाडविन आस्टीन से जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाडविन आस्टीन 8,611 है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणियों में स्थित है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र का भाग है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है और इस क्षेत्र की अन्य श्रेणियां लद्दाख और जास्कर है। अल्पास क्या है, मध्यवर्ती यूरोप है। अब अल्पास क्या है, मध्यवर्ती यूरोप। और यूराल क्या है, मध्य रूस है। राकी है, राकी क्या है, तो पश्चिम अमेरिका है। एंडीज क्या है, पश्चिम दक्षिण अमेरिका है। हिमालय क्या है, भारत है। एटलस क्या है, अफ्रीका है। और वाकस जेंस और ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, यूरोप है। और साल्ट रेंज क्या है, पाकिस्तान है। वासज रेंज क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और वासज रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका। सियारा नेवाज है, कैलिफोर्निया। और सतपुड़ा है के नीलगिरी, भारत। उसके बाद से कह रहा है कि सिनसिनाटी उभार ब्लैक हिल से बिग होनर्स है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। हुड नेनिन कह रहा है हुड रेनियन संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। म्यान क्या फिलीपींस से संबंधित है। फ्यूजियामा जापान से संबंधित है। और पीटेल ये मेक्सिको से संबंधित है। और लेसन पीक ये कैलिफोर्निया से संबंधित है। विसुविया ये इटली से संबंधित है। एकांकागुआ और चिली। और कोटोपेक्सी व इक्वाडोर से संबंधित है। और पर्वत कोलो टैंक संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। अनामलाई नीलगिरी गिनार विंध्याचल अरावली सतपुड़ा महादेव और पश्चिम घाट पहाड़ी और यू घाट पहाड़ी और पारसनाथ भारत से संबंधित है। अनामलाई नीलगिरी गिरनार विंध्याचल अरावली सतपुड़ा ये भारत से संबंधित है। कह रहा है कि इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार
ये ऑप्शन नंबर तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई ये 4500 मीटर है और फीट में देखा जाए तो 1480 फीट है। और कह रहा है कि तिब्बत का पठार और मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचा, आगे देख रहे हैं, ये पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है 8,848 मीटर। उसके बाद से भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहा है कि भारत के हिमालयी क्षेत्र में अत्यधिक सुबेधात क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः यह सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं होती है। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर पर्वतदार पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से कह रहा है कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो कौन सी अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। उसके बाद से कह रहा है कि हिमालय की प्रमुख चोटी शिखर समुद्र से ऊंचाई स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट 8,848 नेपाल, कंचनजंगा 8,598 सिक्किम से संबंधित है, मकालू 8,481 नेपाल से, धौलागिरी 8,172 नेपाल, नंगा पर्वत 8,126 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और अन्नपूर्णा 8,078 नेपाल से संबंधित है, और नंदा देवी 7,817 उत्तराखंड, और नामचा बराबर 7,756 तिब्बत से संबंधित है, बद्रीनाथ 7,138 उत्तराखंड से संबंधित, त्रिशूल गंगा 7,140 उत्तराखंड से, नीलकंठ 7,073 उत्तराखंड, केदारनाथ और 6,945 उत्तराखंड। भारत की सबसे पुरानी पहाड़ कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पहाड़, तो ये हो जाएगा अरावली पहाड़, जो है ना भारत का सबसे पुराना पहाड़ है। अरावली पहाड़ भारत का सबसे पुराना पहाड़ है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना पहाड़ अरावली है। यह पर्वत श्रेणी गुजरात के पोलो से होकर राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। अरावली श्रेणी का निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ है, जो 600 से 700 मिलियन वर्ष तक माना जाता है। भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रेणी में से एक है, और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। नथुला दर्रा कहाँ है, तो नथुला दर्रा सिक्किम में है। नथुला दर्रा कहाँ है, तो नथुला दर्रा ये यहाँ पर तो सिक्किम नहीं है नथुला दर्रा, तो यहाँ पर भारत दिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था, और इसके युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया तथा वापस जुलाई 2006 में व्यापार के लिए इसे खोल दिया गया। कह रहा है कि ड्रैकेंस वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कह रहा है कि ड्रैकेंस पर्वत किस देश में स्थित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ड्रैकेंस वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कह रहा है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत में पूर्व महासर्वेक्षण एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। हिमालय का दूसरा सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा 8,598 किलोमीटर सिक्किम में स्थित है।
और माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,048 किलोमीटर है। उसके प्रथम भारतीय महिला पचेंद्री पाल ने एवरेस्ट शिखर चढ़ने में 1948 में सफलता पाई। और कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की दूसरी पर्वतारोही संतोष यादव है। उसके भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन आस्टीन या काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कह रहा है कि गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की चोटी है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। सुषुप्त ज्वालामुखी इटली का एटना एवं जापान फ्यूजियामा है। सुषुप्त ज्वालामुखी में इटली का एटना और जापान का फ्यूजियामा है। उस महाद्वीप का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतीक बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद से कह रहा है कि विश्व के महाद्वीपों में अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप और लैटिन अमेरिकी महाद्वीप के देशों में से शिक्षा, ज्ञान, सभ्यता, आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़ने की एक रूपता है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों में से। उसके बाद से मेक्सिको देश स्थित है। मेक्सिको देश उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। जो मेक्सिको देश है ना, मेक्सिको देश से उत्तर अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवरुद्ध देश नहीं है? अवरुद्ध देश कौन सा नहीं है? तो लाइबेरियम अवरुद्ध देश नहीं है, हो जाएगा। तो कह रहा है कि लाइबेरियम कौन सा स्थान अवरुद्ध देश नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, लाइबेरियम अवरुद्ध देश नहीं है। अफगानिस्तान भी अवरुद्ध देश है, लाओस भी और लक्सेमबर्ग। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिकृत है? तो पाकिस्तान ये दक्षिण अमेरिका का नागरिकृत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से आगे इधर आज संसार में सर्वाधिक नागरिकृत देश है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आज संसार में सर्वाधिक नागरिकृत देश है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है? तो कह रहा है इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है? तो ये इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भू अवबद्ध देश नहीं है? तो भू अवबद्ध देश ने अजरबैजान। तो कौन एक भू अवबद्ध देश नहीं है? तो अजरबैजान भू अवबद्ध देश नहीं है। उपयुक्त विकल्पों में से अजरबैजान को छोड़कर शेष हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द अवबद्ध देश नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी अजरबैजान भू अवबद्ध देश नहीं है।
कर अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? सूडान में अफ्रीका के सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये सूडान में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसके डी, सूडान में सम्मिलित होगा। इथोपिया, सोमालिया और जिबूती को अफ्रीका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। सूडान किसके अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन नंबर चार्ट, जो चार्ट है ना वो मध्य सागर से नहीं मिलती है। उसी प्रकार इधर आएंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुववृत्त, वृत्तकर्क तथा बृहद मकर वृत्त गुजरते हैं। यह यूरोप के दक्षिण और मध्य एशिया में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना-भाषा देश है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे घना-भाषा देश कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इक्वेडोर। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना-भाषा देश इक्वेडोर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना-भाषा देश होता है इक्वेडोर। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना-भाषा देश है। इक्वाडोर 55, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील और बोलीविया ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से सबसे बड़ा नहीं है? तो ये कह रहा है कि जो फ्रांस है ना, फ्रांस ये भारत से सबसे बड़ा नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़े देशों की संख्या 6 है, जो इस प्रकार है: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद से कि भारत वर्ष आकार में विश्व का स्थान है, तो ये 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2% है। इस दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका विश्व में 7वां स्थान है। और केवल रूस 1,175 लाख वर्ग किलोमीटर है। चीन और कह रहा है कि 95.97 लाख वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन लाओस। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो लाओस यह स्थलरुद्ध है। उसके बाद से कह रहा है कि स्थलरुद्ध देश उस देश को कहते हैं जिसके चारों ओर स्थल है और उसके किसी एक तरफ सागर न हो। लाओस की सीमा अवरुद्ध है। इसके सीमावर्ती राज्य वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और चीन है। इन सभी राष्ट्रों की सीमा सागर को छूती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीका स्थलावृत देश है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये चार्ट है ना जो, तो एक अफ्रीकी स्थलावृत देश है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि इधर क्वेश्चन होगा। कांगो स्थित है, तो कांगो कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। जो कांगो है ना, ये कांगो अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफ्रीका। उसके बाद से कह रहे कांगो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कांगो का पुराना नाम जायरे है। इसके उत्तर में कांगो पब्लिक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक द्वारा सूडान सीमा बनाते हैं और दक्षिण में युगांडा, रुवांडा और जाम्बिया, दक्षिणी पश्चिम में अंगोला स्थित है। और दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो पम्पास कहते हैं। कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम पम्पास है। यह दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना के मध्य
भाग में पाई जाती है। इसका उपयोग सजावटी घास के रूप में चराई वाले जानवरों के लिए भोजन प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है, जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होती है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है। कह रहा है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 145 से 18000 वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 76850 वर्ग किलोमीटर है। पमीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। पमीर के जो पठार है ना, पमीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की विश्व प्रसिद्ध अमेरिका महाद्वीप की विश्व प्रसिद्ध नदी नील नदी है। मिस्र का वरदान कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की। उत्तरी अमेरिका के क्यूबा द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अमेजन नदी विश्व की दूसरे सबसे बड़ी नदी है, जो अमेरिका में स्थित है। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहलाते हैं। यह पृथ्वी का ठंडा और शुष्क महाद्वीप है। इस महाद्वीप का 98% भाग बर्फ से ढका है। ऑस्ट्रेलिया इधर निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो कौन सा सागर जो भूमध्य सागर जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, तो किसको? ये भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है और जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। और यह अटलांटिक महासागर में जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा महासागर में जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा है। यह जल डमरू लाल सागर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि मृत सागर क्या है? मृत सागर ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। सागरों और महासागरों से ज़्यादा सांस लिहल बनी। महासागरों में निम्नलिखित से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। महासागरों में निम्न से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। महासागरों में निम्नलिखित में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अकार्बनिक यौगिक है। महासागर में सोडियम क्लोराइड लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाए। H2O में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम लीटर होती है। और 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, तो ये जल से ढका हुआ है।
71% पृथ्वी का तल ढका है, तो ये जल से ढका है। पृथ्वी कह रहा है कि पृथ्वी का 71% भाग जल महासागरों और जल द्वारा, 29% भाग स्थलों द्वारा ढका हुआ है। महासागर पृथ्वी पृष्ठ से अधिकांश जगह आवृत्ति किया जाता है, जो लगभग कितना होता है, और महासागर पृथ्वी पृष्ठ से अधिकांश जगह आवृत किया है, उसको लगभग कितना, तो 3/4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3/4 हो जाएगा।